Dear students, today I am going to teach you the Michelson and Stahl experiment. इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डीएनए का जो मॉडल है उसके बारे में पढ़ा था. दैट वाज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक. अब उस टॉपिक के अंदर हमने डीएनए के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और आज जो है वो बहस है हमारी डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस के ऊपर. जैसे ही वॉटसन एंड क्रिक ने अपना मॉडल पेश किया उसके बाद साइंटिस्ट इस काम पे लग गए कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे जाता है, इसमें कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो डीएनए वो अपनी कॉपीज़ बनाता है. तो आप कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉपीज़ ऑफ डीएनए इज़ कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि ये जो रेप्लिकेशन है ये रेप्लिका से निकला हुआ है और रेप्लिका का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी. तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम इस पूरे के पूरे टॉपिक में हमारा बेसिक फोकस जो होगा वो ये होगा कि डीएनए किस तरह से डिवाइड करता है, किस तरह से रेप्लिकेट करता है. इसमें हम प्रोसेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होगा. तो डियर स्टूडेंट्स, जो डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड मॉडल पेश किए गए वो कौन कौन से थे? एक था कंजर्वेटिव मॉडल, दूसरा था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल एंड थर्ड वन था डिस्पर्सिव मॉडल. जो आपके पास कंजर्वेटिव मॉडल था इसमें साइंटिस्ट का कहना था कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास पेरेंटल डीएनए है और जब ये रेप्लिकेट करता है तो इसमें जो पेरेंटल डीएनए होगा वो इंटैक्ट रहेगा, उसको कुछ भी नहीं होगा और ये अपने साथ एक नया डीएनए जो है, एक न्यू डीएनए जो है वो बना लेगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंजर्वेटिव मॉडल इन विच पेरेंटल डीएनए रिमेन इंटैक्ट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंजर्वेटिव मॉडल. अब सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में क्या था? सपोज आपके पास ये कौन सा है, दैट इज द पेरेंटल डीएनए. ये ब्लैक से मैं शो कर रहा हूँ, दिस इज पेरेंटल डीएनए. सेमी कंजर्वेटिव में क्या था कि ये डीएनए ओपन होता है, इस तरह से ये ओपन होगा, ये ओपन हुआ है पेरेंटल डीएनए और ये अपने कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स जो है वो बना लेगा. इसी तरह से ये इस साइड पर अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है वो बना लेगा. इस तरह से कॉपीज जो है वो बनना. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव, मतलब एक साइड कंजर्व रही है और दूसरी साइड नए सिरे से बन गई है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव मॉडल. डिस्पर्सिव में क्या था डियर स्टूडेंट्स? सपोज आपके पास ये पेरेंटल डीएनए है, इसको मैं इस तरह से शो कर देता हूँ आपको समझाने के लिए. सपोज ये आपके पास कौन सा है? पेरेंटल डीएनए है. तो इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रैंड्स बनते हैं बेसिकली वो आपके पास कैसे होते हैं? कुछ यूं होते हैं कि इधर आपके पास ब्लैक आ गया, ये भी ब्लैक आ गया. अब इसके अगेंस्ट यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे भी ब्लैक और ये आपके पास ब्लैक और इस तरह से ये ब्लू और ये ब्लू, फिर इस तरह से ये दरमियान से इनकी नाइट्रोजनस बेसिस. मतलब क्या कि जो पेरेंटल डीएनए है वो डॉटर डीएनए के अंदर कंप्लीटली डिस्पर्स हो जाता है. इस तरह का ही सेम स्ट्रैंड जो है वो एक और बन जाएगा आपके पास, लाइक दिस. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्सिव डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल. अब इसको प्रूव करना था मिचेल्सन एंड स्टाल ने. डियर स्टूडेंट्स, इनका जो एक्सपेरिमेंट था बेसिकली वो डीएनए की रेप्लिकेशन किस तरह से होती है इसको प्रूव करना था कि आइदर आपके पास कंजर्वेटिव मॉडल ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ठीक है या फिर डिस्पर्सिव मॉडल ठीक है. तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स जो इन्होंने चीज़ ली वो क्या थी? बैक्टीरिया था. इन्होंने बैक्टीरिया लिया और बैक्टीरिया को ग्रो करवाया मीडियम के ऊपर. ऐसा मीडियम जिसमें नाइट्रोजन जो थी वो कौन सी थी डियर स्टूडेंट्स? N15 थी. हैवी आइसोटोप यूज़ किया गया नाइट्रोजन का. अब इस पर जो बैक्टीरिया ग्रो किए, इस पर क्या चीज़ ग्रो कर रही है डियर स्टूडेंट्स? बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं. अब इस बैक्टीरिया को हम दे ही नाइट्रोजन जो है वो N15 रहे हैं तो इसका जो डीएनए है उसके अंदर N15 ही इनकॉर्पोरेट कर जाएगी. इसका जो डीएनए उसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनमें N15 जो नाइट्रोजन है वो N15 प्रेजेंट होगी.
अब क्या किया जाता है, इन्हीं बैक्टीरिया को, ये इसके पास जो डीएनए इसमें कौन सी चीज़ है, दैट इज N15, जिसको मैंने रेड के साथ शो किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, बैक्टीरिया से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसको किस में डाला, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला और सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड में इसको क्या किया, डिसॉल्व कर दिया। सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया और डीएनए को डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करने के बाद डियर स्टूडेंट्स सेंट्रीफ्यूज किया, और सेंट्रीफ्यूज भी कौन सा वाला किया डियर स्टूडेंट्स, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। अब जैसे ही आप अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो क्या होता है, सपोज ये आपके पास टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर क्या है डियर स्टूडेंट्स, सीजियम क्लोराइड है, उसमें एक डेंसिटी ग्रेडियंट बन जाता है। नीचे डेंसिटी ज़्यादा, जैसे जैसे आप ऊपर आते जाते हैं डेंसिटी क्या हो गई है, कम। नीचे जो क्या है डेंसिटी ज़्यादा है और ऊपर क्या है, कम। सो यहाँ से ऊपर डेंसिटी क्या हो रही है डियर स्टूडेंट्स, लो होती जा रही है। नीचे डेंसिटी ज़्यादा है, ऊपर जो है वो लो है, क्योंकि नीचे सीजियम के जो एटम्स हैं वो क्या कर चुके हैं, माइग्रेट कर गए। इस तरह से क्या हुआ है, एक डेंसिटी ग्रेडियंट बन गया है, मतलब हाई से लो की तरफ। अब डीएनए को जब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज किया गया तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स डीएनए को ऑब्जर्व किया गया, तो पता चला जहाँ पर डीएनए की डेंसिटी मैच करेगी किसके साथ, इस डेंसिटी ग्रेडियंट में, वहाँ पर डीएनए क्या कर जाएगा, रुक जाएगा। तो ये जो बैंड मिला ये बिल्कुल, या ये जो आपको डीएनए मिला ये टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल क्या था, नीचे था। फिर उन्होंने क्या किया, एक नॉर्मल N14 जो है उसको यूटिलाइज किया। इसमें इन्होंने क्या ग्रो करवाए, बैक्टीरिया ग्रो करवाए। अब इसका जो डीएनए था डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर नाइट्रोजन N14 थी, नॉर्मल नाइट्रोजन थी। उसी तरह से इसको भी सीजियम क्लोराइड का जो है सॉल्यूशन उसके अंदर डिसॉल्व किया, एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स इसकी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की। अब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से वही प्रोसेस रिपीट हुआ, डेंसिटी ग्रेडियंट बन गया, और जब इन्होंने डीएनए को अलाउ किया कि वो सेटल हो जाए तो डीएनए जो है वो टेस्ट ट्यूब के ऊपर वाली साइड पर आ गया। क्यों आया, क्योंकि ये हैवी डीएनए था तो ये नीचे आया, ये आपके पास लाइटर डीएनए था तो ये किधर आ गया, ऊपर आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स इन साइंटिस्ट ने क्या किया, दोनों ने, मिज़ल्सन एंस्ताल ने N15 वाला बैक्टीरिया पकड़ा और किधर डाल दिया, N14 वाले मीडियम में। अब देखें कि जो एक जनरेशन थी वो N15 की थी, अब उससे मीडियम कौन सा मिल रहा है, N14 का। तो जो इसका डीएनए था पहले वाला डीएनए यानी कि पेरेंटल डीएनए, वो कौन सा था डियर स्टूडेंट्स, N15 ही था। अब ये क्या करता है, उसी तरह से सीजियम, उसी तरह से डियर स्टूडेंट्स सीजियम क्लोराइड, और उसको क्या किया, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज किया, डेंसिटी ग्रेडियंट बन गया। अब जब इसने ग्रो किया N14 के ऊपर, तो जो F1 जनरेशन थी, जो आपके पास F1 जनरेशन थी, उसके कुछ रिज़ल्ट यूँ आए कि ना बैंड जो है या डीएनए जो है डियर स्टूडेंट्स वो आपके पास बॉटम पे रहा, ना टॉप पे गया, बल्कि वो किधर चला गया, सेंटर में आ गया। तो अब ये साइंटिस्ट क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये जो आपके पास है मे बी ये N14 और N15 का हाइब्रिड है, यानी कि इसमें एक स्ट्रैंड जो है वो आपके पास N14 का है और दूसरा आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्या है, N15 का है। अब ये देखें आपके पास सपोज क्या है, ये F1 जनरेशन में बनाने लगा हूँ, ये रेड वाला आपके पास डीएनए है। अब जब ये रेप्लिकेट करेगा तो ये कुछ यूँ करेगा, इसमें एक स्ट्रैंड जो था डियर स्टूडेंट्स वो कौन सा था, रेड वाला था, और दूसरा स्ट्रैंड इसके साथ कौन सा वाला बन गया है, ब्लू वाला, न्यू बना है। इसी तरह से ये पहले वाला था और इसके साथ ये जो स्ट्रैंड बना है ये न्यू वाला बना है। तो यहाँ पर देख लें ये हाइब्रिड ही डीएनए था। अब हमने इसको क्या किया हुआ है, या साइंटिस्ट ने इसको क्या किया हुआ था, सिर्फ N14 मीडियम दिया हुआ था। तो अगर आप इससे F1 से F2 की प्रोजनी लें तो इससे दो स्ट्रैंड बन रहे हैं। एक स्ट्रैंड डियर स्टूडेंट्स ये वाला रेड वाला जो कि मैंने इधर ड्रा कर दिया है, और एक इससे कौन सा वाला बन रहा है, ब्लू वाला। तो यहाँ पर देखें इस रेड वाले के अगेंस्ट एक नया क्या बनेगा,
ब्लू बनेगा और इस ब्लू के अगेंस्ट दोबारा से एक नॉर्मल, यानी कि ये क्या है, N14 कंटेनिंग, इसमें N15 नहीं है, ये F2 जनरेशन है। और इसमें डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, N14 एंड N15 का हाइब्रिड है। जब उन्होंने F2 का यही प्रोसेस रिपीट किया, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उन्होंने जब टेस्ट ट्यूब में देखा तो कुछ रिजल्ट यूं थे डियर स्टूडेंट्स, कि एक जो डीएनए है F2 का, ये वाला जो मैंने बनाया है, ये हाइब्रिड कहाँ पर आ गया, ये हाइब्रिड आपके पास सेंटर में आ गया, ये सेंटर में। बट ये जो लाइटर डीएनए N14 ये किधर आ गया, ऊपर आ गया। तो इस तरह से दो बैंड हुए, एक क्या था N14 N15 था, और दूसरा जो है वो आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्या था, N14 था। अब डियर स्टूडेंट्स रिजल्ट्स बाकी थे, वो क्या थे डियर स्टूडेंट्स, रिजल्ट्स थे। इन्होंने ये कहा कि जब हमने N15 वाले मीडियम में ग्रो करवाया तो बैंड नीचे बना, N14 में करवाया तो बैंड ऊपर बना। जब N15 को उठा के N14 के अंदर रख दिया मीडियम के अंदर, तो हमारे पास हाइब्रिड बना। सो इट्स मीन कि जो डीएनए है अब वो क्या करता है, जो उसको मीडियम मिला है नया, वो उसको क्या करेगा, उसकी नाइट्रोजन को यूज़ करेगा और एक सेंटर में बैंड देगा। और ऑब्वियस सी बात है डियर स्टूडेंट्स कि N15 और N14 अगर दोनों का हाइब्रिड होगा तो वो N15 से हल्का N14 से भारी होगा, तो दैट्स वाई वो किधर आ जाएगा, आपके पास सेंटर में आ जाएगा। तो फिर इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट प्रोसेस, कि इसी जो आपके पास ये वाला हाइब्रिड डीएनए था, इसकी F1 जनरेशन ली। तो F1 जनरेशन में आपके पास, जैसे कि मैंने ये आपको दिखा दिया है, दो हाइब्रिड डीएनए आए हैं, जो आपके पास ये बैंड बना पड़ा है। फिर F1 को इन्होंने क्या किया, दोबारा से ग्रो करवाया N14 मीडियम पे। अब उसके रिजल्ट में क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, जो F2 जनरेशन बनी उसमें आपके पास एक जो स्ट्रैंड था वो क्या था, हाइब्रिड था, यानी कि जो एक डीएनए का स्पेसिफिक पोर्शन था वो क्या था, या डीएनए था, हाइब्रिड था। जो दूसरा था वो क्या था, नॉर्मल था। तो अब जो थे वो दो बैंड बने, एक सेंटर में बन गया, एक ऊपर बन गया। अब रिजल्ट इन्होंने ये दिए कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिवली क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। कि जो वाटसन एंड क्रिक का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन था वो ठीक था, इसमें आपके पास डिस्पर्सिव भी नहीं सही और कंजर्वेटिव भी नहीं सही। ये किस वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ F2 जनरेशन। जब ये F2 जनरेशन आई तो तब क्लियर हो गया कि एक स्ट्रैंड कंजर्व रहता है और उसके साथ दूसरा स्ट्रैंड जो है डियर स्टूडेंट्स वो बन जाता है। इसी तरह से ये देख लें, इसमें भी एक कंजर्व रहा था और एक आपके पास नया बन गया था। तो ओवरऑल रिजल्ट में क्या था, एक हाइब्रिड बना था और एक जो है वो नॉर्मल बना था। ये था आज का हमारा लेक्चर। कल का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हमने डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।